हाय एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। सिस्टमिक पैथोलॉजी का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम इमेजेस के थ्रू कवर करेंगे दैट इज ब्रेस्ट, बोन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। ये वाला पोर्शन INI CET और नीट PG स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। FMG स्टूडेंट्स के लिए ब्रेस्ट ट्यूमर की फोटोज और साथ में बुलस डिसऑर्डर्स वो वाले पार्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी द ब्रेस्ट पैथोलॉजी। इसमें जो सबसे पहली वाली फोटो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। नाम से हमें समझ में आता है कि फाइब्रो मतलब इस डिजीज में फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, सिस्टिक मतलब ब्रेस्ट में सिस्ट फॉर्मेशन होगी और उस ब्रेस्ट की सिस्ट में ऐसे एक ब्लू कलर का अपीयरेंस आता है, इस वजह से इसे बोला जाता है ब्लू डोम सिस्ट। तीसरी चीज जो देखने को मिलती है वो ये है माइक्रोस्कोपिकली पिंक कलर के सेल्स जिन्हें बोला जाता है एपोक्रीन सेल्स। और अगर आप देखो ध्यान से तो इन सेल्स में से कुछ सिक्रीशन आपको बाहर आती हुई जरूर दिख रही है एंड इस सिक्रीशन को नाम दिया गया है स्नाउट्स। तो तीन चीजें क्या दिखती हैं, फाइब्रोसिस, सिस्ट एंड एपोक्रीन सेल्स विद स्नाउट्स, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। जो सेकंड डिजीज हमें पढ़नी है फॉर INI CET दैट इज रेडियल स्कार। तो रेडियल स्कार में आपको ये व्हाइट कलर का स्कार दिख रहा है जो हमेशा आपको एक स्टार शेप अपीयरेंस में दिखेगा, इस वजह से इसे बोला गया है सेंट्रल स्टेलेट स्कार। इसी चीज को अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखना चाहो तो वो बिल्कुल उससे मेल खाता है कि यहाँ पे भी जो आपको स्कार दिख रहा है वो ऐसे प्रोजेक्शंस दे रहा है जैसे स्टार में होते हैं। तो स्टेलेट स्कार इज सीन इन रेडियल स्कार। और ये जो सिचुएशन है ये प्री मैलिग्नेंट है, मतलब इन पेशेंट्स में ये डिजीज की डायग्नोसिस करना जरूरी है क्योंकि आगे जाके कैंसर होने का खतरा है। Coming to the third disease that you have that is fibroadenoma. Fibroadenoma रेडियोलॉजी में आप पढ़ते हो कि पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन दिखता है। साथ में रेडियोलॉजिस्ट इसे ब्रेस्ट माउस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोबाइल है। जब रेडियोलॉजिस्ट अपने अल्ट्रासाउंड प्रोब को उस लंप के ऊपर रखता है तो नीचे से वो लंप स्लिप हो जाता है, इस वजह से इसे ब्रेस्ट माउस बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है FNAC। FNAC में अगर आप देखो तो जो सेल्स हैं वो जैसे डियर के हॉर्न्स होते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं, सो इन्हें बोला जाता है स्टैग क्लस्टर्स। साथ में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अलग से पड़े हुए हैं, सिंगल सिंगल सेल्स, और इन सिंगल सेल्स को बोला गया है बेयर न्यूक्लियाई। तो फाइब्रोएडेनोमा शोज यू स्टैगहॉर्न क्लस्टर्स, ये FNAC पे दिखा था। अब यही चीज अगर आप बायोप्सी पे देखोगे फाइब्रोएडेनोमा सर्जरी करके तो दो टाइप के पैटर्न्स दिखाई देंगे, इंट्राकनालिक्यूलर एंड पेरिकनालिक्यूलर। इंट्राकनालिक्यूलर में आई आता है तो मतलब जो डक्ट्स हैं वो सारे ऐसे पिचके हुए दिखाई देंगे। डक्ट ऐसे यूजुअली गोल होता है, खुला हुआ होता है, यहाँ पे ऐसे सारे डक्ट्स ऐसे स्क्वीज्ड ऐसे पिचके हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो आई की शेप में बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंट्राकनालिक्यूलर फाइब्रोएडेनोमा। और अगर यही डक्ट खुले हुए दिख रहे हैं, जैसे आप P शब्द लिखते हो तो P में ऐसा खुला हुआ O बनाते हो ना, तो अगर खुले हुए डक्ट दिख रहे हैं तो इसे बोला जाएगा P फॉर पेरिकनालिक्यूलर। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की प्रोग्नोसिस सेम है, चाहे इंट्राकनालिक्यूलर लिखा हो या पेरिकनालिक्यूलर लिखा हो। फाइब्रोएडेनोमा के बाद जो अगली डिजीज आपको पढ़नी है दैट इज द फिलोड्स ट्यूमर। फिलोड्स शब्द का मतलब ही होता है फाइलम, फाइलम यानी कि लीफ। अगर आप पैथोलॉजी पे फिलोड्स ट्यूमर देखोगे तो वो लीफ की तरह दिखाई देगा। क्लासिफिकेशन में फिलोड्स तीन प्रकार का होता है, बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मैलिग्नेंट। इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के बहुत सारे क्राइटेरिया है बट सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। यदि माइटोसिस 5 से कम, लेस देन 5 माइटोसिस पर 10 हाइपर फील्ड है तो वो बिनाइन फिलोड्स है। 5 से 9 के बीच में माइटोसिस अगर मिली है तो वो बॉर्डरलाइन है, और 10 या 10 से अधिक माइटोसिस अगर मिल रही है दैट इज मैलिग्नेंट फिलोड्स। सो 10 और मोर देन 10 पर 10 हाइपर फील्ड इज मैलिग्नेंट फिलोड्स। इसके बाद जो पांचवी डिजीज हमें जाननी है इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड थ्योरीज, डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू। जब भी इंसिटू शब्द का इस्तेमाल होगा मतलब अभी वो पूरे तरीके से कैंसर बना नहीं है, अभी वो प्री कैंसर की स्टेज में है। मतलब कैसे जानता है पैथोलॉजिस्ट कि ये प्री कैंसर है या कैंसर है, क्योंकि अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, जो भी डक्ट है उसके आसपास बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है तो वो प्री कैंसर है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखनी बंद हो जाएगी मतलब वो कैंसर में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला DCIS देखो तो ये छन्नी की तरह लग रहा है, जैसे छन्नी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, सेम वे यहाँ पे भी छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो छन्नी वाला पैटर्न इज नोन एज क्रिब्रिफॉर्म DCIS। यही अगर आप दूसरा देखो व्हाट इज कोमेडो DCIS। कोमेडॉन क्या होता है, कोमेडॉन का मतलब जैसे कि एक्ने हम बोलते हैं डर्मा में, तो एक्ने के सेंटर में हमेशा कुछ गंदा सा व्हाइट या ब्लैक कलर का मटीरियल होता है, तो अगर डक्ट के बीच में कुछ गंदा सा डेड मटीरियल दिखाई दे रहा है तो उसे बोलेंगे कोमेडो नेक्रोसिस। छन्नी जैसा दिख रहा है तो हम बोलेंगे क्रिब्रिफॉर्म DCIS। तो ये प्री कैंसर थी। मतलब इसके बाद जो अगले सेट ऑफ फोटोज हमें देखने हैं वो कैंसर्स के हैं।
फोटोज में जो कैंसर आता है दैट इज म्यूसिनस या कोलॉइड कार्सिनोमा, जिसके नाम से समझ में आता है कि इसमें बहुत ज्यादा म्यूसिन दिखाई देगा। तो जब आप एफएनएसी के लिए पेशेंट को लेके जाओगे तो बैकग्राउंड में हर जगह म्यूसिन दिखाई देगा, जैसे कि पानी होता है। और साथ में ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि हम जो वो हेडफोन्स यूज करते हैं तो ईयरफोन की जो तार होती है वो आपस में उलझ जाती है, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में उलझ गए हैं और इन्हें बोला जाता है चिकन वायर ब्लड वेसल्स। इसी चीज को अगर आप बायोप्सी में देखने की कोशिश करोगे तो म्यूसिन तो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। तो बैकग्राउंड में देखो क्या दिख रहा है, पूल्स ऑफ म्यूसिन, बैकग्राउंड बिल्कुल खाली लग रहा है और उसके बीच में छोटे छोटे ट्यूमर सेल्स आपको तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्यूमर सेल्स आर फ्लोटिंग इन म्यूसिन, तो ये रहे सारे ट्यूमर सेल्स, ये तैरते हुए और पीछे बैकग्राउंड में म्यूसिन दिखाई देगा। ये है म्यूसिनस या कोलॉइड कार्सिनोमा। जो 6th वाला हमें पढ़ना है दैट इज इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा, यानी कि मरीज को ऐसा देखने में लगेगा कि स्किन पे कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है, ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन है, बट एक्चुअली में क्या वो इन्फ्लेमेशन है? नहीं, वो एक्चुअल में कैंसर है। तो क्या हुआ कि पेशेंट को है ब्रेस्ट कैंसर और वो कैंसर के जो सेल्स हैं वो चले गए हैं कहाँ पे, सबडर्मल लिम्फेटिक। सर्जरी में क्वेश्चन आता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर सेल्स कहाँ जाके इन्वेड करते हैं, वो सबडर्मल लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं। तो वो जब स्किन की लिम्फेटिक्स में चले जाएंगे तो आप ऊपर से जब स्किन देखोगे तो वो बिल्कुल एक ऑरेंज के पील की तरह दिखाई देगा, राइट। सो आई एम श्योर सबने संतरे का छिलका देखा होगा, उसमें वो छोटे छोटे डॉट्स या होल्स होते हैं। तो अगर आप स्किन देखोगे तो इसमें आपको वो छोटे छोटे डॉट्स या होल्स दिखाई देंगे, तो इसे बोला जाता है पौधे ऑरेंज अपीयरेंस, मतलब ऑरेंज पील की तरह, क्योंकि कैंसर सेल सबडर्मल लिम्फेटिक्स में चला गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कैंसर दैट यू हैव टू नो इज आईएलसी या इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो बहुत बार कि इसके अंदर ईक एडहेरेंट लॉस होने की वजह से वो ग्लू और गोलो ट्यूमर्स बहुत बार पड़ा हुआ है। इसमें पैटर्न क्या दिखता है, इंडियन फाइल पैटर्न, जैसे कि इंडियन आर्मी में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं तो एक के पीछे एक स्ट्रेट लाइन में इंडियन आर्मी मैन खड़े आपको दिखाई देंगे। सेम वे इन्वेजिव लोब्यूलर कैंसर में अगर आप सेल्स को देखो तो सारे सेल्स एक के पीछे एक लाइन लगा के खड़े हुए दिखाई देंगे, तो इसे बोला जाता है इंडियन फाइल पैटर्न। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये तो सारे ट्यूमर्स थे, बट इन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रैक्टिकली, अगर आप बोलो कि मुझे पेशेंट का मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन करना है तो आई विल से कि अच्छा आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करा लो, जो वो ब्राउन कलर का स्टेन है। पर ये तो हम कर रहे हैं, एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन का अगर बेसिस पूछा गया कि अच्छा इस क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी, तो आप कहोगे कि वो जेनेटिक्स के बेसिस पे डिसाइड किया गया था। तो यदि क्वेश्चन आता है कि बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन क्या है, आपका उत्तर क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। पर एक्चुअली में आप आजकल, क्योंकि जेनेटिक्स तो ये ऐसी चीज है जो हर सिटी में सेंटर में नहीं मिलेगी, साथ में उसमें जो रिसोर्सेज और जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। तो हम उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्जन निकाल लेते हैं, तो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर लेते हैं। तो मतलब ये ब्राउन कलर के स्टेन में 3 चीजें देखते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2/neu। अगर आप ध्यान से देखो तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर का जो ब्राउन कलर है वो न्यूक्लियस में आया, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का ब्राउन कलर न्यूक्लियस में आया, और जो HER2/neu का ब्राउन कलर है वो सेल की मेम्ब्रेन में आया है। इन दोनों के लिए एक स्कोरिंग है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए जो स्कोरिंग है उसे बोला जाता है ऑल रेड स्कोरिंग, या INI-CT के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल रेड स्कोरिंग इज डन फॉर ER एंड PR, और ये हमें बताता है कि अगर एक सेल भी आपको ब्राउन कलर का दिख गया तो आप बोलोगे कि ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है। तो कट ऑफ क्या है ऑल रेड स्कोरिंग का, 1%। एक सेल भी आपको मिला पॉजिटिव तो आप बोलोगे ER PR पॉजिटिव है। HER2/neu की पॉजिटिव नेगेटिविटी कैसे डिसाइड होती है, तो इसके लिए पैथोलॉजिस्ट एक स्कोरिंग करता है 0, 1+, 2+, 3+। हर रिपोर्ट के अंत में आपको ये जरूर लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर पैथोलॉजिस्ट ने बोला 0 एंड 1+ का स्कोर है तो आप मान के चलो HER2 में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इसको कोई भी ऐसा ड्रग नहीं दोगे जो HER2 को टारगेट करता हो। 0 और 1+ नेगेटिव होता है। 3+ अगर लिखा होगा तो वो उसका मतलब है HER2 एम्पलीफाइड है, मतलब इस पेशेंट को अब आप ट्रीटमेंट के लिए ट्रैस्टुजिमाब दोगे क्योंकि इसमें HER2 एम्पलीफिकेशन देखा गया है। बट अगर HER2 रिपोर्ट 2+ आती है तो अब उसे माना जाता है इक्विवोकल, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है अभी बोल पाना श्योरिटी से मुश्किल है। तो अगर इसको आप कंफर्म करना चाहते हो तो अब आप लगाओगे फिश एनालिसिस। तो रिमेंबर 0, 1+ के लिए कुछ भी नहीं, नेगेटिव है, HER2 एम्पलीफाइड नहीं है, ड्रग नहीं देना। 3+ के लिए एम्पलीफाइड है तो ड्रग
दे दो ट्रैस्ट्रोजिमाब, 2+ का अभी मुझे पता नहीं तो कंफर्म कर लो फिश लगा के। दिस इज द मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन दैट इज डन। बट क्या होती है क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज? ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, HER2 रिच एंड ट्रिपल नेगेटिव। नाम से सब कुछ ईजी हो जाएगा। अगर हम पढ़ें कि व्हाट इज ट्रिपल नेगेटिव तो ऑब्वियसली इसमें तीनों चीजें नेगेटिव होंगी, ER, PR, HER2 न्यू सब नेगेटिव। अगर HER2 रिच पूछा गया तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ एक चीज पॉजिटिव पाई जाएगी, वो है HER2, बाकी सब मिलेगा नेगेटिव। अगर ER, PR नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव है तो HER2 रिच। अगर इसका उल्टा कर दिया यानी कि HER2 नेगेटिव है और ER, PR पॉजिटिव है तो अब वो हो जाएंगे ल्यूमिनल ए और बी। तो इसमें तो ल्यूमिनल ए और बी सेम दिखाई दे रहा है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? एक और मार्कर लगाते हैं Ki67। Ki67 या MIB1, इसको लगाने से हमें पता लगता है ट्यूमर किस मात्रा पे बढ़ रहा है, कैसे वो डिवाइड कर रहा है, कैसे वो प्रोलिफरेट कर रहा है। तो अगर ल्यूमिनल ए की बात करें तो उसमें Ki67 14% से कम पाया जाता है और ल्यूमिनल बी में 14% से ज्यादा पाया जाता है, जिसका इन्फरेंस आप ये निकालते हो कि Ki67 अगर कम है तो मतलब ल्यूमिनल ए का प्रोलिफरेशन रेट जो होगा वो कम होगा, और ल्यूमिनल बी में 14% से ज्यादा है तो मतलब उसका जो प्रोलिफरेशन रेट होगा वो ज्यादा होगा, राइट। अब एक क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव तो एक कैटेगरी बन गई जिसमें तीनों नेगेटिव है, बट क्या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि तीनों पॉजिटिव हो जाए, जिसे बोलोगे ट्रिपल पॉजिटिव? तो कभी कभी ल्यूमिनल बी ट्रिपल पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि HER2 न्यू भी कभी कभी इसमें पॉजिटिव आ जाता है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल। अब ये पढ़ने के बाद कौन सा कैंसर कौन सी वैरायटी में जाएगा, तो याद रखना ट्रिपल नेगेटिव में NE आता है, तो इसमें जितने भी ट्यूमर्स जिनमें NE आता है वो इस कैटेगरी में जाएंगे, मतलब मेड्यूलरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड मेटाप्लास्टिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा आर ट्रिपल नेगेटिव। HER2 रिच में क्या जाता है? एपोक्रीन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो कैसे याद करोगे कि HER2 मतलब हर मतलब शी, एंड व्हेन शी विल बिकम रिच, तो शी क्या, कोई भी रिच होगा तो जरूरत से ज्यादा खुश तो जरूर होगा, तो जब भी कोई अमीर होता है तो वो खुश बनता है। तो आज से आप एपोक्रीन कार्सिनोमा की जगह इसे हैपोक्रीन कार्सिनोमा से याद रखो, ताकि आपको याद आए कि एपोक्रीन कार्सिनोमा में हैप्पी होना था, हैप्पी मतलब रिच होना था, तो HER2 रिच में हैप्पी, दैट इज एपोक्रीन कार्सिनोमा। अब बचा ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी। ल्यूमिनल ए को बोला जाता है बिल्कुल डस्टबिन कैटेगरी, बाकी जितनी चीजें बची वो ल्यूमिनल ए में चली गई। ट्यूब्यूलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। बट अब एक कैच ये है कि ल्यूमिनल ए में सारी लो ग्रेड वाली चीजें जाती हैं। इसी इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा का अगर मैं हाई ग्रेड बना दूं तो वो ल्यूमिनल बी बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ल्यूमिनल ए में प्रोलिफरेशन कम होता है, Ki67 14% से कम था, तो लो ग्रेड वाली चीजें यहाँ पे जाएगी। ल्यूमिनल बी में प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है तो हाई ग्रेड वाली चीजें यहाँ पे जाएगी। तो नेगेटिव में सारे ME, HER2 रिच में हैप्पी तो एपोक्रीन, बाकी सब दुनिया का चला गया ल्यूमिनल ए में, और हाई ग्रेड वाली चीजें चली गई ल्यूमिनल बी में। द लास्ट ब्रेस्ट पैथोलॉजी फोटो दैट यू हैव टू नो इज पेजेट्स डिजीज। एक पेजेट्स डिजीज आप बोन में पढ़ते हो जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। अभी जो हम पेजेट्स डिजीज पढ़ रहे हैं वो पाई जाती है ब्रेस्ट में और वल्वा में। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, ये ब्रेस्ट की स्किन और वल्वा की स्किन में पाई जाती है। ये दोनों पेजेट्स डिजीज समान माने जाते हैं, पर जो बोन में पेजेट्स डिजीज है वो बिल्कुल भी इसके प्रकार का नहीं होता, वो बिल्कुल अलग है, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। अभी जो पेजेट्स डिजीज आपने पढ़ी, हमने उसमें कहा कि इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, तो एक्चुअली पेशेंट को जो होगा लाइक निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स में क्रस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो पेशेंट शायद सर्जन के पास आएगा नहीं। पेशेंट विल वांट टू गो टू, पेशेंट फीमेल विल से आई वांट टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब बायोप्सी करी यहाँ से, तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा कि अरे ये तो कोई इन्फ्लेमेशन या कोई फंगल या ऐसी कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, इसमें तो ये खाली खाली सेल्स दिख रहे हैं स्किन के अंदर। ये जो खाली खाली सेल्स हैं ये सारे कैंसर सेल्स हैं। तो रिमेंबर, पेजेट सेल्स जो होते हैं वो क्लियर सेल्स होते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट में या वल्वा में नीचे कोई कैंसर बैठा हुआ है। तो अगर आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसके नीचे कोई कैंसर बैठा हुआ है। जैसे कि अगर मान ले कि ब्रेस्ट में कोई ना कोई कैंसर है विच इज अंडरलाइंग, कोई ना कोई कैंसर नीचे बैठा है। अब या तो वो प्रॉपर वाला कार्सिनोमा हो सकता है, या फिर कई बार वो कि प्री कैंसर यानी कि DCIS भी हो सकता है। सेम वल्वा में, अगर वल्वा की स्किन पे ऐसा दिख रहा है तो वल्वा में नीचे कोई कैंसर होगा। ब्रेस्ट की स्किन पे दिख रहा है तो नीचे कोई कैंसर है जो ऊपर आके ऐसी तकलीफ कर रहा है पेशेंट को। सो दिस इज नोन एज द पेजेट्स डिजीज। ऑन दैट नोट वी हैव फिनिश्ड ऑफ द ब्रेस्ट पैथोलॉजी फोटोज। अब जो हम अगला पार्ट शुरू करेंगे दैट इज बोन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। बोन पैथोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बोन ट्यूमर्स पे आता है, एंड उसमें भी सबने सुना है सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर है ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि
बोन बनाता है। तो अगर आप इसका रेडियोलॉजी देखोगे तो इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक है कॉडमैन ट्रायंगल एंड सनबर्स्ट अपीयरेंस। कॉडमैन ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि ये बोन है तो इसे बोन की शैफ्ट मान लो, एंड बोन का पेरियोस्टियम आप देखोगे कि वो ऊपर की तरफ हो गया है, तो पेरियोस्टियम जो लिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं वो बीच में यहाँ पे ट्यूमर रहा होगा ना, उसने पेरियोस्टियम को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बन गया, इसे बोलेंगे कॉडमैन ट्रायंगल। तो अब वो ट्यूमर कहाँ है, अगर आप ट्यूमर को देखो तो देखो वो बोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सन की रेज होती है, तो रिमेंबर ये सूरज की किरणें बाहर जाती हुई दिखेंगी, तो सनबर्स्ट अपीयरेंस मतलब ऑस्टियोसार्कोमा। कॉडमैन ट्रायंगल एंड सनबर्स्ट के बाद अगर आप इसकी बायोप्सी करोगे तो ऑस्टियोसार्कोमा में बोन बनना है, तो ये बन रहा है बोन, उसे बोला जाता है ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बच्चों की तरह एक राइम याद करनी है, थिन पिंक लेसी ग्लासी, मतलब पतला पिंक कलर का लेस जैसा जो मटेरियल है ये बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे बोन, इसे बोला जाता है ऑस्टियोइड। ये हॉलमार्क माना जाता है ऑस्टियोसार्कोमा का। ये बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स थे। बोन फॉर्मिंग के बाद जो अगला आता है वो ट्यूमर्स जिनमें कार्टिलेज बनने की कोशिश होगी। एक है बिनाइन ट्यूमर दैट इज एनकॉन्ड्रोमा ओमा यानी कि बिनाइन, और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट इज कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये दोनों में डिफरेंस शुरू करने से पहले एनकॉन्ड्रोमा का जो म्यूटेशन है वो शायद हम सब ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज आईडीएच आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। कैसे जानते हैं, क्योंकि पहले पढ़ा है। आईडीएच म्यूटेशन बॉडी में कहाँ कहाँ मिलती है, एक तो अभी ये जो बोन ट्यूमर पढ़ रहे हैं एनकॉन्ड्रोमा, इसके अलावा दो ब्रेन ट्यूमर्स में मिलती है। ग्लायोब्लास्टोमा की म्यूटेशन वाज आईडीएच, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की म्यूटेशन वाज आईडीएच। तो ये सारे ईगो ट्यूमर्स आईडीएच ट्यूमर्स होते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एक है बिनाइन और एक है मैलिग्नेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले बोन ट्यूमर का एक्सरे देखा जाता है। बिनाइन बोन ट्यूमर में कभी भी आपको परमिएशन या टूटी हुई बोन तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो बिनाइन है। तो अगर एग्जामिनर ने ऐसा बोला कि ये स्मॉल बोन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिंगर में हो रहा है, अगर छोटी सी स्मॉल बोन्स में एंड सेंटर में आप देख रहे हो कि ये कुछ व्हाइट व्हाइट एरियाज है जिन्हें बोला जाता है स्पेकल्ड कैल्सिफिकेशन। तो अगर स्मॉल बोन्स में हो रहा है और साथ में कोई परमिएशन नहीं दिखाई दे रही, अब इसे इरेज करके देखो, साइड पे आपको बोन टूटी हुई नहीं दिखेगी, बोन बिल्कुल इंटैक्ट चल रही है, बोन का कॉर्टेक्स बिल्कुल इंटैक्ट चल रहा है, तो मतलब ये बिनाइन ट्यूमर है। बट अगर एग्जामिनर ने बोला कि नहीं, बोन में से वो निकल के बाहर आ रहा है, परमिएशन दिखाई दे रही है और साथ में एक्सियल स्केलेटन यानी कि पेल्विस सेंट्रल पार्ट में ज्यादा हो रहा है, तो उसे अब आप मैलिग्नेंट करार दोगे, दैट इज कॉन्ड्रोसार्कोमा। रिपीटिंग वंस अगेन, एनकॉन्ड्रोमा बिनाइन है तो छोटी बोन्स में होगा, परमिएशन नहीं होगी। कॉन्ड्रोसार्कोमा मैलिग्नेंट है तो एक्सियल स्केलेटन में होगा और परमिएशन होगी। पैथोलॉजिस्ट को कैसा दिखाई देता है, बिनाइन ट्यूमर है तो बिनाइन कार्टिलेज, मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट कार्टिलेज। मतलब अगर आपको छोटे छोटे इनोसेंट लुकिंग छोटे छोटे कार्टिलेज के सेल्स दिखेंगे तो वो बिनाइन ट्यूमर हो गया यानी कि एनकॉन्ड्रोमा। अब इसमें तो जूम इन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको बड़े बुरे दिखने वाले बिजार सेल्स दिखेंगे तो वो हो जाएंगे मैलिग्नेंट कार्टिलेज यानी कि कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये दोनों ट्यूमर्स करने के बाद जो नेक्स्ट ट्यूमर हमें पढ़ना है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, जिसमें थोड़ा बोन है थोड़ा कार्टिलेज, थोड़ा ऑस्टियो थोड़ा कॉन्ड्रो। इसका दूसरा नाम है एग्जॉस्टोसिस, जिसमें से मैंने तीन अक्षर हाईलाइट करे, EXT, क्योंकि एग्जॉस्टोसिस की जो म्यूटेशन है वो है EXT1 and 2। तो एग्जॉस्टोसिस में क्या देखने को मिलता है, एग्जॉस्टोसिस मतलब कुछ एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे हड्डी में से एक अलग सा हड्डी का टुकड़ा एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है, मशरूम ग्रोथ बोला जाता है। तो जब उस हड्डी के टुकड़े को काट के सर्जरी से बाहर निकाला गया तो उसमें क्या दो पार्ट्स मिले, ऑस्टियो यानी कि बोन मिला, कॉन्ड्रो यानी कि कार्टिलेज मिला। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है ये कार्टिलेज का कैप है और ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ये ऑब्वियसली बोन होगा। तो बोन में क्या क्या, कौन सा बोन है, क्या ये सिर्फ बोन का बाहर वाला मतलब बोन का सिर्फ कॉर्टेक्स वाला पार्ट उगा है या मैरो भी साथ साथ चला गया, तो सब कुछ बोन का फुल बोन यानी कि कॉर्टेक्स भी गया है, मैरो भी गया है, सब कुछ पूरा बोन का एक टुकड़ा अलग से बढ़ा है। तो बोन का टुकड़ा बढ़ा और उसके ऊपर कौन आके बैठ गया, कार्टिलेज आके बैठ गया, तो मिला के आपने बोल दिया ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। अगला द थर्ड एंड द लास्ट वन दैट यू हैव टू नो इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, जिसे बोला जाता है कॉडमैन ट्यूमर। प्लीज एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, अगर कॉडमैन ट्रायंगल बोला गया है तो कॉडमैन ट्रायंगल वाज सीन इन ऑस्टियोसार्कोमा, अगर कॉडमैन ट्यूमर बोला गया है तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। एंड कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जैसे कि यहाँ पे आपको एक ट्यूमर दिखाई दे रहा है, तो जब आप पैथोलॉजी में देखोगे आपको तीन चीजें दिखेंगी। सबसे पहले आपको दिखेंगे ये वाले जाइंट सेल्स, तो जाइंट सेल देखने के बाद तो मुझे थोड़ा थोड़ा जाइंट सेल ट्यूमर भी लग रहा है, तो और क्या दिख रहा है, ऐसे कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो। उन सेल्स के अंदर आपको एक लाइन जाती हुई दिखेगी, मतलब दीज आर नोन एज द कॉफी बीन न्यूक्लियाई। ये सेकंड फीचर है जो जाइंट सेल ट्यूमर में नहीं दिखता।
तीसरी चीज जो यहाँ पे दिख रही है वो है चिकन वायर कैल्सिफिकेशन। ये ब्लू ब्लू कलर का कैल्सिफिकेशन एक चिकन वायर या तार की तरह आसपास घूम रहा है। तो तीन चीजें दिखाई देती हैं, जाइंट सेल, कॉफी बीन न्यूक्लिया, चिकन वायर कैल्सिफिकेशन, उसे बोलेंगे कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। तो कार्टिलेज के सारे ट्यूमर्स खत्म हो गए, बट आगे बढ़ने से पहले और कहाँ कहाँ पैथोलॉजी में चिकन वायर शब्द का इस्तेमाल किया है। चिकन वायर ब्लड वेसल, एक ब्रेस्ट और एक ब्रेन। ब्रेस्ट में कहाँ पे, अभी इससे पहले ही आपने पढ़ा है, ब्रेस्ट में जब आप एफएनएसी करते हो म्यूसिनस कार्सिनोमा की, तो आपको चिकन वायर ब्लड वेसल्स मिलती है। ब्रेन ट्यूमर कौन सा है, जहाँ पे अंडा चिकन दोनों मिलता है, फ्राइड एग एंड चिकन वायर, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा ऑल्सो शोज यू द चिकन वायर ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स थी। अगर इन्होंने कहा चिकन वायर कैल्सिफिकेशन कहाँ मिलती है, कैल्सिफिकेशन तो बोन में मिलेगी। चिकन वायर कैल्सिफिकेशन बोन के कौन से ट्यूमर में मिलती है, अभी पढ़ा, कॉडमैन ट्यूमर, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। और चिकन वायर फाइब्रोसिस कहाँ मिलती है, दैट आई हैव टॉट यू इन दैट अल्कोहलिक लिवर डिजीज। लिवर में सेम फोटो देखी थी जिसमें चिकन वायर फाइब्रोसिस पाई गई थी। Now we start off with the miscellaneous tumors that you have to know. Bone forming हो गए, cartilage forming हो गए, miscellaneous में सबसे पहला आता है Ewing sarcoma. So remember Ewing sarcoma ज्यादातर adolescent age group में देखा जाता है, and जो भी bone involve होगी उसमें जो patient आएगा 15, 16, 17 साल का लड़का ज्यादातर होता है, और patient कहेगा कि जैसे knee joint है तो वहाँ पेन हो रही है, swelling हो रही है, redness हो रहा है, fever हो रहा है। तो अगर वो ऐसे complaints के साथ आता है तो मुझे कैंसर तो दिमाग में आएगा ही नहीं, सबसे पहली चीज मुझे लगेगा कोई इन्फेक्शन हुआ है बोन का। सो दिस टेंड्स टू मिमिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। बट जब आप एक्सरे कराओगे तो कहानी बिल्कुल अलग है। एक्सरे कराने पे आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं दिखा, आपको दिखा कि बोन ऐसे अलग से पेरियोस्टियम एक के बाद एक लेयर बनाना शुरू कर चुकी है, जैसे कि आपको प्याज के छिलके में दिखाई देता है। तो इसे बोला जाता है अनियन पील या पेरियोस्टियल रिएक्शन, वेरी फेमस फॉर ईविंग सार्कोमा, अनियन पील रिएक्शन। और इसी चीज को अगर आप पैथोलॉजी में देखोगे तो ये आप काफी बार पढ़ चुके हो कि ईविंग सार्कोमा शोज यू होमर राइट स्यूडोरोसेट, मतलब ऐसे कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स होंगे और बीच में पिंक मटेरियल होगा। तो कैसे याद करा था हमने होमर राइट स्यूडोरोसेट, हमने करा था मेन आर राइट, मेन आर स्यूडो, ऐसे याद किया था ना। तो क्या थे, सारे ब्लास्टोमास थे, मेड्यूलो ब्लास्टोमा, न्यूरो ब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, एंड बोन का एक लौता ट्यूमर जो था वो था ईविंग सार्कोमा, होमर राइट स्यूडोरोसेट। स्पेशल स्टेन लगाओगे तो सारे सेल्स पिंक हो जाएंगे, पिंक यानी कि पास। ईविंग सार्कोमा इज पास पॉजिटिव। क्यों होता है पास पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। सो नाउ कमिंग बैक, इसमें पास पॉजिटिविटी देख ली, सीडी मार्कर पूछा गया तो CD99 या MIC2 पॉजिटिविटी इसमें देखी जाती है। एंड ट्रांसलोकेशन पूछी गई तो ट्रांसलोकेशन 1122 कैसे याद करोगे, जैसे आपने नाम लिखा ईविंग्स तो ईविंग से आपको याद आएगा 11, एंड नेक्स्ट आप लिखोगे सार्कोमा तो अगर आप एस अक्षर को उल्टा कर दो तो आपको याद आएगा 2, तो 11 और 2 2 दैट इज 1122। बट इनमें कौन से जीन्स का फ्यूजन हुआ, EWS जो कि नाम से समझ आ रहा है, ई विंग सार्कोमा जीन ही होगा ना इसका नाम। और विंग्स, जब आपको विंग्स मिलते हैं तो आप क्या करते हो, आप उड़ते हो, तो मतलब विंग्स विल हेल्प यू फ्लाई, तो जो दूसरे जीन का नाम होगा दैट इज गोइंग टू बी द फ्लाई जीन। सो अगर इन दोनों का फ्यूजन पाया गया तो ईविंग सार्कोमा की बात हो रही है। रिपीटिंग, ट्रांसलोकेशन 1122, EWS और फ्लाई जीन का आपस में फ्यूजन होगा, विंग्स हेल्प यू फ्लाई। ईविंग सार्कोमा के बाद जो अगली चीज ट्यूमर आप पढ़ोगे मिसलेनियस में, दैट इज जाइंट सेल ट्यूमर। नाम से पता लग रहा है GCT, जाइंट सेल। तो जाइंट सेल देखने से पहले अगर आप इसका ग्रॉस देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग दिखाई देगी। अच्छा, ब्लड को अगर एक्सरे में देखना है तो ब्लड कैसा दिखेगा, काला दिखेगा ना, यहाँ पे ब्लैक कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है। तो इस ट्यूमर में अगर आप देखो तो ऐसे सोप बबल अपीयरेंस दिखाई दे रही है क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड था। अगर आपने इसे माइक्रोस्कोपिकली देखा तो जाइंट सेल ट्यूमर में कॉमन सेंस ही बात है कि जाइंट सेल्स तो दिखाई देंगे। तो एक जाइंट सेल में बहुत टाइप के न्यूक्लियाई होंगे तो जाइंट सेल तो पक्का ही दिखाई देंगे, पर इसके अलावा आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग खड़े हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, दो इन सिंगल वाले सेल्स को बोला जाता है मोनोन्यूक्लियर सेल। एक हो गए जाइंट सेल और एक हो गए अलग अलग सेल। इन दोनों में से ट्यूमर कौन सा, और यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि जाइंट सेल ट्यूमर के नाम से ऐसा लगता है कि जायंट सेल ही ट्यूमर होगा, बिल्कुल भी नहीं। जाइंट सेल तो नॉर्मल है, वो ट्यूमर नहीं है। जो ट्यूमर है वो ये अलग वाले सेल्स में पड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ट्यूमर एक्चुअली कौन से सेल्स है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी के अलावा आजकल एक ड्रग आया है डिनोज्यूमैब, एंड रिमेंबर डिनोज्यूमैब इज बीइंग यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट फॉर जाइंट सेल ट्यूमर।
अच्छा, इसके बाद अब कुछ ट्यूमर्स INI-CET स्टूडेंट्स के लिए, एक होता है कॉर्डोमा। कॉर्डोमा नाम से मुझे समझ आ रहा है कि नोटोकॉर्ड से आता होगा। नोटोकॉर्ड रेमनेंट जो एम्ब्रियोलॉजिकली रह गए वो ज्यादातर शरीर के मिड लाइन में पाए जाएंगे, तो या तो ये क्लाइवस में मिलेगा या नीचे सेक्रोकॉक्सिक्स में मिलेगा। तो ये ट्यूमर नोटोकॉर्ड से आता है, मिड लाइन में होता है। किस प्रकार के सेल्स मिलते हैं जब माइक्रोस्कोपी करते हो? कॉर्डोमा में फाइसेलिफेरस सेल्स मिलते हैं। INI-CET का क्वेश्चन मैंने याद करा है कि फाइसेलिफेरस सेल्स फोम की तरह फोमी बबली दिखाई देंगे। तो अगर आप इन सेल्स को देखो तो फाइसेलिफेरस सेल्स ऐसे लग रहा है कि इसमें गोल गोल ये व्हाइट व्हाइट कलर के बबल्स बन रहे हैं। तो हर प्रकार की फोटो जो गूगल पे अवेलेबल है और जो आपको एग्जाम में आ सकती है वो यही 3 फोटो है, बबल वाले फाइसेलिफेरस, फोमी वाले सेल्स। इनका अगर आपसे जेनेटिक पूछा गया तो कौन से जीन का म्यूटेशन है? ब्रैकियूरी जीन का म्यूटेशन है, और वही इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे ब्राउन कलर की पॉजिटिव देगा। तो जीन का नाम ब्रैकियूरी, IHC मार्कर का नाम ब्रैकियूरी, सेल्स हैं फाइसेलिफेरस, और ये कॉर्डोमा ट्यूमर था। एक और ट्यूमर जो अब हमें पढ़ना है दैट इज फाइब्रस डिस्प्लेजिया। फाइब्रस डिस्प्लेजिया अगर आप देखो वो आपको फीमर में, फीमर यूजुअली ऐसे स्ट्रेट दिखाई देती है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो मतलब वो ऐसा कुछ अपीयरेंस बना रही है, यहाँ पर भी। जैसे कि शेफर्ड जो एनिमल को डील करता है उनके पास एक ऐसी टाइप की छड़ी होती है, तो इसे बोला जाता है शेफर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी। साथ में अगर आप देखो तो ये जो ट्यूमर है, ये बोन अगर आप ध्यान से देखो तो बोन पूरी व्हाइट नहीं है, बोन ऐसा लग रहा है बीच बीच में थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही है, हेजी दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया में शेफर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगा। पैथोलॉजी में अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो ट्रैबिक्यूले हैं वो अलग अलग टाइप के पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है चाइनीज लेटर ट्रैबिक्यूले। पर एक चीज जो यहाँ ध्यान देनी है, ये जो साइड से अगर एक ट्रैबिक्यूले चाइनीज लेटर में जो भी ये लेटर बन रहा है, इसमें अगर आप देखो तो साइड पे आपको कोई सेल नहीं दिखाई देगा, साइड से खाली है, मतलब यहाँ पर आसपास कोई सेल नहीं है, सिर्फ पिंक कलर का है, कोई सेल नहीं है। तो इसे बोला जाता है नो ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग, कोई ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग इसके अंदर नहीं दिखाई देगी। क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि ये था फाइब्रस डिस्प्लेजिया, और एक और ट्यूमर है जिसका नाम है नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। उसमें अगर आप देखो कि पिंक कलर के पेरिफेरी पे आपको बहुत सारे ऐसे लगेगा सेल्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिंक वाले एरिया में सेल्स किसी तरह अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग मिलेगा, एंड एग्जाम में होती है कंफ्यूजन, फाइब्रस डिस्प्लेजिया वर्सेस नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, किसमें ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग दिखेंगे और किसमें ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग नहीं दिखेंगे। तो ये याद करने का जो तरीका इज वेरी सिंपल। देखो, एक ही बार नो शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा बोला है तो अब इसमें नो वर्ड तो आ चुका है, तो अब आपको ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग दिखानी पड़ेगी। फाइब्रस डिस्प्लेजिया में आपने नो शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, तो इसमें आपको ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग नहीं दिखाई देगी। तो नो शब्द का इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हो। द लास्ट ट्यूमर दैट यू हैव टू नो इज ABC, दैट इज एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, जो कि ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर लाइक माना जाता है। उसके नाम से समझ आ रही है कि बहुत ज्यादा ब्लड होगा, तो एन्यूरिज्म तो हेमरेज तो हमें डेफिनेटली दिखेगी। हेमरेज दिख रही है, साथ में सिस्ट दिख रहा है, मतलब रेडियोलॉजी पे ब्लड कैसा दिखता है? काले रंग का दिखता है, रेडियोल्यूसेंट लीजन होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा ब्लड होता है, तो मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा ब्लड, बट देन साथ में मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहे हैं, जाइंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं फिर से। तो हेमरेज के साथ जब जाइंट सेल्स दिखाई देंगे उसे बोला जाएगा एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। तो जाइंट सेल ट्यूमर में भी दिखा, यहाँ भी दिखा, वो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में भी था। तो मैम डिफरेंशिएट कैसे करते हो? तो सबसे पहले आपको रेडियोलॉजी की फोटो देखनी है, पैथोलॉजी से पहले एक्सरे देखो कौन सी लोकेशन है, एपिफिजियल, मेटाफिजियल, डायाफिजियल। तो एपिफिजियल ट्यूमर्स याद करने के लिए आप निमोनिक याद करोगे ECG, ई मतलब ई फॉर ऑफ कोर्स एपिफिजियल। सी से 2 चीजें आती हैं, दैट इज एक हो गया कॉन्ड्रोब्लास्टोमा और एक हो गया क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। एंड ECG, सो जी फॉर जाइंट सेल ट्यूमर। सो रिमेंबर ये तीनों जो हैं दे आर गोइंग टू बी एपिफिजियल। अगला आता है विच आर द मेटाफिजियल वन। तो याद रखना मेटाफिजियल में ना, जैसे कि आप पढ़ते हो तो हम हमेशा जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं दैट मी फॉर मेटाफिजियल मी। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि चेयर पे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ें। धीरे 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 दिन के अंत तक आते आते हम या तो बेड पे पढ़ने लग जाते हैं, सोफे पे या लेट के, और फिर सो जाते हैं। तो मी, चेयर के बाद आप कहाँ जाते हो? चेयर के बाद आप सोफा पे जाते हो। सिर्फ अपनी कहानी याद रखना, मी फॉर मेटाफिजियल। तो चेयर एंड सोफा, सोफा चेयर। तो याद रखो सबसे पहले है हमारे सिस्ट,
सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, दोनों सिस्ट हो गई। ओ फॉर ऑस्टियोसार्कोमा, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर है, भूल नहीं सकते, अभी पढ़ा था। एफ फॉर फाइब्रस डिस्प्लेजिया। एंड चेयर में ओ चेयर, दैट इज गोइंग टू बी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, सोफा ओ चेयर, ठीक है, सोफा ओ चेयर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये आप मेटाफिजियल में याद करोगे। तो बचे क्या, बाकी सारे चले गए डायाफिजियल। डायाफिजियल का निमोनिक होता है डायाफिजियल, जैसे कि डैड, डैड इज अ मेल ऑफिसर, डैड मतलब डायाफिजियल। इसमें वो सारे ट्यूमर्स आएंगे जो कहीं मतलब बोन में से नहीं, बोन मैरो में से आ रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, ये तो प्लाज्मा सेल का ट्यूमर है, मैरो में से आ रहा है। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर है, मैरो में से आ रहा है। एडेमेंटेनोमा टिबिया में पाया जाता है। ई फॉर ईविंग सार्कोमा, वो एडोलेसेंट वाला जो अभी पढ़ा था। एंड ऑफिसर फॉर ओ, दैट इज गोइंग टू बी ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। सो रिमेंबर, एपिफिजियल के लिए ईसीजी, मेटाफिजियल के लिए सोफा चेयर, डायाफिजियल के लिए मेल ऑफिसर। इस वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार खुद से ईसीजी, सोफा चेयर एंड डैड, मेल ऑफिसर इसे याद करो, वरना सारे ट्यूमर्स मिक्स हो जाएंगे। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन ऑर्थोपेडिक्स। बोन ट्यूमर्स के बाद जो अगला लास्ट 15 मिनट 10 मिनट का कुछ बचा है, दैट इज गोइंग टू बी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी। क्विकली इसमें फोटोज देखनी है, डर्मा पढ़ने के बाद प्लीज ये वाला सेक्शन पढ़ना। द फर्स्ट डिजीज दैट यू हैव टू नो इज सोरियासिस, इन विच ऑल ऑफ यू नो दैट ये सिल्वरी स्केल्स दिखाई देते हैं। अगर आप इन स्केल्स को हटा दोगे तो फिर आपको उसके नीचे की रेड कलर की स्किन दिखाई देगी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको जो केरेटिन है वो ज्यादा दिखाई देगा, मतलब हाइपर केराटोसिस होगा। साथ में जो है वो पैराकेराटोसिस बहुत जरूरी है। तो पैराकेराटोसिस क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम में कभी भी आपको ना न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता नॉर्मली, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो टॉप मोस्ट लेयर तक भी मुझे न्यूक्लियस दिखे जा रहा है, तो इसे बोला जाता है पैराकेराटोसिस। पैराकेराटोसिस का मतलब होता है कि स्ट्रैटम कॉर्नियम में न्यूक्लियस का मिलना, इसे बोलते हैं पैराकेराटोसिस। साथ में अगर आप देखो तो ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने यहाँ एपिडर्मिस में आके ऊपर एक कलेक्शन बना दी है, इसे बोला जाता है मुनरोज माइक्रो एब्सेस। तो अब दो माइक्रो एब्सेसेस हैं जो आपको पैथोलॉजी में जानने हैं, एक है मुनरोज माइक्रो एब्सेस और एक है पोर्ट्रियर्स माइक्रो एब्सेस। आप रूल ये बना के जाओ कि अगर एग्जामिनर ने मुझे एम पूछा तो मेरा जवाब होगा पी, और अगर एग्जामिनर ने मुझे पी पूछा तो मेरा जवाब होगा एम। आपको उल्टा चलना है, एम बोला तो हम पी बोलेंगे, उसने पी बोला तो हम एम बोलेंगे। जैसे कि उसने कहा कि मुनरोज माइक्रो एब्सेस कहाँ पाया जाता है, तो एग्जामिनर ने बोला एम, तो मैंने क्या डिजीज का नाम दिया, पी, दैट इज सोरियासिस। अच्छा, एग्जामिनर ने पूछा पोर्ट्रियर्स माइक्रो एब्सेस कहाँ पाया जाता है, तो एग्जामिनर ने बोला पी, तो मैंने डिजीज के नाम में क्या बोला, एम, दैट इज माइकोसिस फंगोइडिस। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, पीएम उल्टा चलेगा। आफ्टर सोरियासिस द नेक्स्ट डिजीज दैट वी हैव टू नो इज लाइकन प्लेनस, जिसके बारे में 5 पीज पढ़ते आए हो डर्मेटोलॉजी में। यहाँ पे ये व्हाइट कलर की लाइंस दिखती है लाइकन प्लेनस में, नोन एज विकहैम्स ट्राई। अगर आप देखो एपिडर्मिस को माइक्रोस्कोपिकली, तो ये जो एपिडर्मिस है ये ऐसे लग रहा है जैसे वो नुकीले वाले दांत है, सॉ टूथ, जो सॉ होती है जिससे आप आरी जिसे कहा जाता है, तो उससे अगर आप देखो तो दिस इज रेफर टू एज द सॉ टूथ अपीयरेंस। फाइन। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी न्यूक्लिया ब्लू कलर के सेल्स हैं, उन्होंने एक जगह एक कलेक्शन, एक बैंड बना दिया, मतलब जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने ऐसा एक बैंड बनाया है, इसे बोला जाता है बैंड लाइक लिम्फोसाइट्स। आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन लाइकन प्लेनस में वो कौन सी बॉडीज मिलती थी, सीसीसी, कोलॉइड बॉडीज, सिविट बॉडीज या फिर साइटोइड बॉडीज, जो कहाँ पढ़ी थी हमने, देवर नथिंग बट अपोप्टोटिक बॉडीज, मतलब सेल अब मरने वाला है। तो देखो ये वाला सेल ऑलमोस्ट पिंक कलर का हो चुका है, कभी भी मर जाएगा, तो अभी मान के चलते हैं अभी ये मर रहा है, तो इसे हमने बोल दिया कोलॉइड, साइटोइड, किवेट बॉडीज। बट अगर ये मर जाएगा तो मैम यहाँ पे तो खाली जगह रह जाएगी, जब ये मर के चला जाएगा, ये सेल धीरे धीरे मरेंगे, ये सारी जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो खाली वाली जगह को फिर क्या बोलेंगे, ये खाली वाली जगह को बोलेंगे मैक्स जोसेफ स्पेस। तो याद रखना लाइकन प्लेनस में सॉटूथ अपीयरेंस, बैंड लाइक लिम्फोसाइट्स, देयर इज साइटोइड, कोलॉइड, किवेट बॉडीज एंड मैक्स जोसेफ स्पेस। कमिंग टू द थर्ड डिजीज जो आपने माइक्रो में भी पढ़ी है मेरे साथ, मोलस्कम कंटेजियोसम, जो किसकी वजह से होता है, पॉक्स वायरस की वजह से होता है। क्लासिकल पॉइंट्स है, क्लिनिकली आपको क्या मिलेंगे, अम्ब्लिकेटेड लीजन, यानी कि ऐसे लीजन्स जिनके बीच में थोड़ा सा छोटा सा होल या डिप्रेशन होगा, यानी कि जब आप इस पेशेंट के लीजन्स को दबाओगे तो इनमें से एक व्हाइट कलर का मटीरियल निकलता है, दैट इज कर्डी मटीरियल।
अब इसी चीज को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो जो लीजन का शेप है वो एक ग्लास या कप की तरह होता है, तो कप शेप्ड, और इसमें आप जूम इन करो तो आपको ये पिंक पिंक कलर की बॉडीज दिखाई देती हैं जिनका नाम है हेंडरसन पैटरसन बॉडीज। प्लीज रिमेंबर P फॉर पैटरसन, क्योंकि इसके जो स्टेन का नाम है ऑफ हेंडरसन पैटरसन बॉडीज इज द फ्लॉक्सीन टार्टरेट स्टेन। सो हेंडरसन पैटरसन फ्लॉक्सीन टार्टरेट स्टेन। After the third one, the fourth one that we go on to is going to be the bullous disorders. I'm sure all of you have read of these names in derma. We will quickly revise. First, we will go with pemphigus wala group. When I talk about pemphigus, कौन से टाइप का बुल्ला होता है? फ्लैसिड बुल्ला होता है। तो रिमेंबर पेम्फिगस में बुल्ला कैसा होगा? फ्लैसिड मतलब फुस, बुल्ला फट चुका है, तो फ्लैसिड वाला फुस वाला बुल्ला दैट इज सीन इन पेम्फिगस। दो टाइप का पेम्फिगस होता है, एक है पेम्फिगस वल्गैरिस और एक है फोलिएशियस। पेम्फिगस वल्गैरिस में डेस्मोग्लिन 1 और 3 दोनों में दिक्कत आती है। पेम्फिगस फोलिएशियस में आप सब कुछ याद करोगे कि फोलिएशियस में सब कुछ F फॉर फर्स्ट मिलेगा, मतलब डेस्मोग्लिन सिर्फ 1 में दिक्कत आएगी। अब देखो पेम्फिगस वल्गैरिस में दोनों डेस्मोग्लिन्स में दिक्कत आ रही है, तो स्किन में भी लीजन मिलेगा और ओरल कैविटी में भी लीजन मिलेगा। पर पेम्फिगस फोलिएशियस में सिर्फ फर्स्ट दिक्कत आ रही है, सिर्फ एक जगह दिक्कत आ रही है, तो लीजन्स आपको कहाँ मिलेंगे? केवल स्किन में मिलेंगे। उसके बाद पेम्फिगस फोलिएशियस में डेस्मोग्लिन भी फर्स्ट है, और जो बुल्ला बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो पहली लेयर का नाम बताओ। फर्स्ट लेयर ऊपर वाली कौन सी होती है? स्ट्रैटम कॉर्नियम। बट फर्स्ट वाली लेयर को ही तोड़ना, कॉर्नियम के नीचे देखो बुल्ला बन गया, कौन सा लोकेशन हो गया? सब कॉर्नियल। वेरएस पेम्फिगस वल्गैरिस, अब ये निमोनिक सिर्फ याद करने के लिए, वल्गैरिस थोड़ा सा वल्गर जैसा साउंड करता है, तो वल्गर जब भी कोई जोक होता है, तो कोई भी डबल मीनिंग या वल्गर जोक होता है तो वो जेनाइटल से रिलेटेड ही ज्यादातर बनाया जाता है। तो वल्गर मतलब कुछ बेस की बात हो रही है, जेनाइटल मतलब बेस, ठीक है? तो बेस पे आके प्रॉब्लम होने वाली है, मींस देयर इज गोइंग टू बी बेजल स्प्लिट। ये देखो बेजल, ऐसे लग रहा है कि बेजल लेयर तो वहीं की वहीं है जहां होनी चाहिए थी, तो बेजल लेयर ने तो एक रो ऑफ टूम्बस्टोन अपीयरेंस कर दिया। देयर इज बेजल लेयर नोन एज रो ऑफ टूम्बस्टोन, बट बेस के ऊपर देखो कैसे वो बुल्ला फट चुका है, तो क्या बोलेंगे? सुप्रा बेजल स्प्लिट। तो वल्गर में बेस का सोचना सुप्रा बेजल, फोलिएशियस में फर्स्ट का सोचना दैट इज सबकॉर्नियल। दोनों में क्या फिशनेट पैटर्न पता है सबको? इम्यूनोफ्लोरेसेंस शोज यू दिस फिशनेट पैटर्न, यस। सो कमिंग बैक, पेम्फिगस वल्गैरिस में बेस सुप्रा बेजल, पेम्फिगस फोलिएशियस में फर्स्ट दैट इज सबकॉर्नियस, पेम्फिगस वल्गैरिस में डेस्मोग्लिन 1 और 3 दोनों का दिक्कत, फोलिएशियस में फर्स्ट मतलब डेस्मोग्लिन 1 का दिक्कत। ये दोनों इंट्रा एपिडर्मल थे, क्योंकि अब जो बाकी के हम पढ़ेंगे इन सब का जो स्प्लिट होगा दैट विल बी एपिडर्मिस के नीचे, मतलब बुल्लस पेम्फिगॉइड, EBA और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, इनमें एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बुल्लस पेम्फिगॉइड, सबसे पहले ये जो अभी हमने करा कि ये एपिडर्मिस के नीचे स्प्लिट बनेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो हेमीडेस्मोसोम्स में है, जिसे बोला जाता है बुल्लस पेम्फिगॉइड एंटीजन। तो उस डिफेक्ट की वजह से एपिडर्मिस के नीचे वो डिजीज होती है। और लुक एट द बुल्ला, वो अभी फुस नहीं हुए, फुस वाले पेम्फिगस में थे, ठीक है? पेम्फिगस वाज फुस, बुल्लस इज गोइंग टू बी बुल्ला बना हुआ है, टेंस बुल्ला दिखेगा। नाउ व्हेन यू लुक एट द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, आपको जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ऐसे एक लाइन में ग्रीन कलर आता दिखेगा, तो इसे बोला जाएगा लीनियर या फिर रिबन कैंडी पैटर्न। बट नाउ आई वांट यू टू नोटिस वेरी केयरफुली, एक डिजीज होती है बुल्लस पेम्फिगॉइड, और इसी डिजीज के साथ एक और होती है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एक्विजिटा। दोनों में है तो वही स्प्लिट, बट कैसे स्प्लिट होगा? तो देखो यहाँ पर एक बुल्ला बना, फॉर एग्जाम्पल ये कैविटी सी बन रही है, तो ये एक बुल्ला है बुल्लस पेम्फिगॉइड का, यहाँ भी कैविटी बन रही है तो ये एक और बुल्ला है EBA का। कैसे पता लगा? क्योंकि प्लीज रिमेंबर बुल्लस पेम्फिगॉइड में क्या वर्ड आता है? गॉड आता है। तो जो पैटर्न आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगा वो तो गॉड कहाँ पे होते हैं? गॉड ऊपर, हम ऊपर देखते हैं जब भगवान को याद करते हैं। तो रिमेंबर बुल्लस पेम्फिगॉइड में आपको जो लीनियर पैटर्न दिखेगा वो रूफ ऑफ द बुल्ला पे दिखेगा, ऊपर दिखेगा। वेयरएज एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एक्विजिटा, एक्विजिटा मुझे याद दिलाता है एक्वा के बारे में। एक्वा यानी कि पानी, पानी हमेशा नीचे जमीन पे पाया जाता है, तो एक्विजिटा में आपको जो ग्रीन कलर का इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगा वो जमीन पे पाया जाएगा, फ्लोर पे पाया जाएगा। तो याद रखना, अगर इन दोनों में बाकी सब सेम है, अगर इन्होंने कहा कि जो लीनियर पैटर्न है वो रूफ पे है, ऊपर है, तो भगवान को याद करना बुल्लस पेम्फिगॉइड, और अगर इन्होंने कहा कि वो लीनियर लाइन फ्लोर पे है, जमीन पे है, जमीन पे पानी, तो एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एक्विजिटा। दोनों में क्या डिफरेंस है? बुल्लस पेम्फिगॉइड के लिए तो डिफेक्ट आपने अभी बताया था कि हेमीडेस्मोसोम्स का डिफेक्ट है, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एक्विजिटा में जो डिफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी कोलेजन टाइप
7. The last disease that you have to know is dermatitis herpetiformis. तो dermatitis herpetiformis का रिलेशन हमेशा celiac disease के साथ बनाया गया है, मतलब ग्लूटेन सेंसिटिविटी के साथ बनाया गया है. अगर आपको याद हो तो celiac disease में जो एंटीबॉडीज थी वो IgA टाइप की थी, वही सेम एंटीबॉडीज आके अब स्किन में क्या करा रही हैं. तो देखो यहाँ पे एक पहाड़ जैसा कुछ बना दिया IgA ने आके, तो इसे बोला जाता है टिप लीजन, डर्मेटाइटिस herpetiformis. याद करने का तरीका ये है कि डर्मेटाइटिस के नाम में देखो तो आज से आप इसे डर्मेटाइटिप बोल सकते हो, और हर्पेटिफॉर्मिस भी अगर उल्टा पढ़ो तो हर्टिपिफॉर्मिस पढ़ सकते हो. तो हर चीज में टिप टिप आप डाल सकते हो, हर डर्मेटाइटिप, हर्पिटी टिपिफॉर्मिस. तो टिप लीजन किस में दिखता है, ये डर्मेटाइटिप हर्टिपिफॉर्मिस में दिखता है. एंड हमेशा हिस्ट्री में आपको एक सीलियाक डिजीज, ग्लूटेन सेंसिटिविटी मिलेगी. सो कमिंग बैक, ऑल द बुल्लस डिसऑर्डर्स आर settled for you. The last skin pathology photo that you have to know is of a tumor that is known as basal cell carcinoma, जिसे हम सर्जरी में एक और नाम से जाते हैं जो है रोडेंट्स अल्सर, और सर्जरी में इसे एक सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएट करा गया है, दैट इज गॉर्लिन सिंड्रोम. तो इसमें जो आपको पेशेंट की डिजीज होगी, कैंसर होगा, वो ज्यादातर शक्ल, फेस, मीडियल कैंथस यहाँ पाया जाता है. देखो किस रंग का है, पर्ली वाइट नोड्यूल होता है, उसके मार्जिन्स थोड़े से ऐसे रोल्ड होते हैं, गोलाई में होते हैं, और अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसा लगेगा एक ब्लड वेसल यहाँ पे बहुत क्लासिकली दिखती है. इसे बोला जाता है टेलैंजियोक्टेटिक ब्लड वेसल. माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखेगा, जितने भी कैंसर सेल्स हैं वो एक के पीछे एक ऐसे लाइन बना के खड़े होते हैं. तो ये जितने भी आइलैंड में जितने भी कैंसर सेल होंगे वो इधर उधर देखो ऐसे फैले हुए नहीं पड़े हुए, वो उन्होंने एक लाइन बना के अपना एक ग्रुप, एक क्लस्टर बना लिया. तो लाइन बना के जो खड़े हैं उसे बोला जाता है पेरिफेरल पैलिसेडिंग, एक के पीछे एक. और अपने में तो वो अच्छे से रहते हैं बट दूसरों से दूरी बना के रखते हैं, मतलब देखो बाकी टिश्यू से उसने अपने आप को दूर कर लिया. इसे बोला जाता है रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू गेट. दिस इज वॉट यू हैव टू नो अबाउट बेसल सेल कार्सिनोमा. स्किन के सारे डिसऑर्डर्स खत्म. अब INI-CET में सॉफ्ट टिश्यू में क्या पूछा जाता है वो देख लो. नंबर 1 फाइब्रोसार्कोमा. तो ये कैंसर है ये तो पता है, बट फाइब्रोसार्कोमा का पैटर्न देखो, सेल्स ऐसा लग रहा है कि ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि एक फिश. ऑल ऑफ यू आर हु आर फिश लवर्स, एक फिश होती है हेरिंग फिश. तो हेरिंग का अगर आप स्पाइन देखोगे ना तो वो ऐसा दिखाई देता है. तो हेरिंग बोन पैटर्न नाम रखा है इसका, विच इज सीन इन फाइब्रोसार्कोमा. नाउ लेट्स गो टू लियोमायोसार्कोमा. लियोमायोसार्कोमा तो मतलब कैंसर. लियो वर्ड का सबको मतलब पता है, स्मूथ मसल. स्मूथ मसल का कैंसर, ये कितनी बार पढ़ा है. स्मूथ मसल का बिनाइन ट्यूमर होगा लियोमायोमा, कैंसर होगा लियोमायोसार्कोमा. दोनों में जो न्यूक्लियस होंगे वो हमेशा ऐसे सिगार की तरह दिखाई देंगे. सो स्क्वायर टाइप के न्यूक्लियस दिखाई देंगे, सिगार न्यूक्लियर. कौन से इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर दुनिया का हर सार्कोमा वाइमेंटिन के लिए पॉजिटिव जरूर होता है, और साथ में क्योंकि ये स्मूथ मसल है तो हम ऐड करेंगे स्मूथ मसल एक्टिन. ये स्मूथ मसल का सार्कोमा था, क्योंकि स्केलेटल मसल का क्या सार्कोमा है, रैप्डोमायोसार्कोमा, एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा, आल्सो नोन एज सार्कोमा बॉट्रियोइड्स. बॉट्रियोइड्स शब्द का क्या मतलब होता है, ग्रेप लाइक. तो मतलब ये ट्यूमर कैसा दिखेगा, एक बिल्कुल ग्रेप लाइक क्लस्टर की तरह दिखाई देगा. अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो जितने भी सेल हैं उन्होंने एक जगह वो सेल इकट्ठा होकर बैठ गए हैं. जितने भी सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो उस सेल वाली लेयर को बोला जाता है कैम्बियम लेयर. और बाकी सब जगह आप देखोगे तो सेल्स की मात्रा कम दिखाई देगी. तो ये क्वेश्चन आता है, कैम्बियम लेयर इज फाउंड इन विच ट्यूमर, इट इज फाउंड इन एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा. पर ये सेल्स दिखते कैसे हैं, अगर आप देखो तो ये लंबे लंबे खिंचे हुए सेल दिखाई दे रहे हैं. ये गोल सेल नहीं है, ये लंबे खिंचे हुए सेल हैं. तो इनका नाम है टेनिस रैकेट या स्ट्रैप सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये लंबे खिंचे हुए हैं. अब इनका स्पेशल स्टेन एंड क्या पूछा गया है व्हेन इट कम्स टू the different immunohistochemical markers. So remember, special stain है PTAH. PTAH याद कैसे करें मैम, क्योंकि skeletal muscle तो हमेशा हमारे को strength बताते हैं. किसी की पिटाई करनी है अगर तो आपको skeletal muscle की जरूरत लगेगी. तो PTAH थोड़ा थोड़ा पिटाई जैसा साउंड करता है ना. तो पिटाई वाला जो स्टेन है वो कौन से ट्यूमर में जाएगा, वो skeletal muscle में जाएगा, रैप्डोमायोसार्कोमा में जाएगा. इम्यूनोहिस्टोकेमिकल ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, मार्कर्स बताओ. अब दुनिया का हर सार्कोमा वाइमेंटिन के लिए तो पॉजिटिव होता ही होता है, बट हमें यहाँ पे बात करनी है स्केलेटल मसल सार्कोमा की. तो स्केलेटल मसल के लिए डेस्मिन एंड मायो D1 का प्रयोग होता है. तो अब ध्यान रखना, अगर इन्होंने बोला वाइमेंटिन और स्मूथ मसल एक्टिन तो वो स्मूथ मसल का सार्कोमा लियोमायोसार्कोमा. इन्होंने बोला वाइमेंटिन के साथ डेस्मिन और मायो D1 तो स्केलेटल मसल का सार्कोमा रैप्डोमायोसार्कोमा. आगे बढ़ने से पहले टेनिस रैकेट अपीयरेंस पैथ और माइक्रो में और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है. एक तो अभी हमने पढ़ लिया कि स्केलेटल मसल के ट्यूमर में
रैप्डोमायोसार्कोमा। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ब्लैक एंड व्हाइट पे, जो लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस है, इसमें भी टेनिस रैकेट अपीयरेंस है। पैरासिटोलॉजी में हमारा फेवरेट जियार्डिया लैम्ब्लिया, वो भी टेनिस रैकेट अपीयरेंस है। एंड बैक्टीरियोलॉजी में क्लॉस्ट्रिडियम, कौन सा वाला? क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियम। आई होप आपने क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई नहीं सोचा, क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियम। याद करने का तरीका भी माइक्रो में पढ़ा था, टेनिस रैकेट इसके नाम में आता है, टर्शियम, क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियम इज टेनिस रैकेट। तो ये सारे पैथ एंड माइक्रो के टेनिस रैकेट्स हो गए। पूरा स्किन पैथोलॉजी पढ़ने के बाद एक रीसेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वाज द डिफरेंस बिटवीन गाउट वर्सेस स्यूडो गाउट। जो चीज आपको ऑलरेडी पता है वो जरूर ये है कि गाउट में क्या चीज बढ़ती है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, दैट इज यूरिक एसिड बढ़ता है। एंड स्यूडो गाउट में कौन से क्रिस्टल्स बढ़ते हैं? It is going to be the CPPD crystals, that is the calcium pyrophosphate crystals, right? तो अब याद करने का तरीका ये है कि हमें जो माइक्रोस्कोपी यूज करनी होगी जब भी हम बायोरेफ्रिजरेंस की बात करते हैं तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, जैसे कि हमने अमाइलॉइड में पढ़ा था एप्पल ग्रीन बायोरेफ्रिजरेंस। तो बायोरेफ्रिजरेंस शब्द मतलब आपने पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी यूज करी है। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी पे इन केस ऑफ P फॉर स्यूडो गाउट, जिसमें कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं। तो आपको कैसा बायोरेफ्रिजरेंस मिलेगा? पॉजिटिव बायोरेफ्रिजरेंस मिलेगा। और क्या शेप के क्रिस्टल्स होंगे? तो पी में से, अब एंड में आपको P में से R बना देना है, तो मतलब आपको कौन सा शेप मिलेगा? रोम्बॉइड। तो अगर आप देखो ये क्रिस्टल्स ये स्क्वायर या रोम्बस की तरह दिखाई देते हैं। रिपीटिंग, हम बात कर रहे हैं कौन सा? स्यूडो गाउट की। उसमें कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स। क्या वो बायोरेफ्रिजरेंट पॉजिटिव होते हैं? यस। और उनकी शेप क्या होती है? रोम्बॉइड। क्योंकि गाउट में जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीडल शेप होते हैं, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, और वो बायोरेफ्रिजरेंट्स नेगेटिव होते हैं। तो नीडल शेप क्रिस्टल्स नेगेटिव होते हैं एंड CPPD स्यूडो गाउट वाले क्रिस्टल्स पॉजिटिव होते हैं। दैट मार्क्स द एंड ऑफ ब्रेस्ट, बोन, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू. I hope you understood this and this is the best possible and shortest review of these miscellaneous topics.